वैसे तो कैपिटल गेन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आम आदमी को जितने टैक्स की समझ होनी चाहिए उतना कम से कम उसको मालूम हो, ताकि उसे पता हो कि वो अगर वो प्रॉपर्टी आज बेच रहा है तो उसको कितना कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बेचते या खरीदते हैं तो उस पर लगाए जाने वाले टैक्सेस की नॉलेज का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें प्रॉपर्टी पे लगाए जाने वाले टैक्सेस की नॉलेज नहीं होती तो कई बार ऐसा देखने में आया है कि हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। प्रॉपर्टी पे बेसिकली 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक तो वो जो आपके ट्रांज़ैक्शन पे लगते हैं जिसे हम स्टैम्प ड्यूटी के नाम से जानते हैं, और 2 हैं जो इनकम टैक्स के हिसाब से लगते हैं। मतलब एक तो टीडीएस होता है और दूसरा होता है कैपिटल गेन टैक्स। आज के इस वीडियो में हम कैपिटल गेन टैक्स को ही डिस्कस करेंगे। ये टैक्स क्या होता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, कैसे इसको बचाया जा सकता है। अगर आपको टीडीएस के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको रियल एस्टेट से जुड़े बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कैपिटल गेन क्या होता है। जो भी आपको किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने से प्रॉफिट होता है, जो आपकी परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। जो भी आप मुनाफा कमाते हैं, जितने में आपने खरीदी थी और जितने में बेची थी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि कैपिटल गेन कितनी तरह का होता है। तो कैपिटल गेन 2 तरह का होता है। एक को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरे को कहते हैं हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो तब माना जाता है जब आपने कोई प्रॉपर्टी कम से कम 2 साल तक अपने पास रखी हो। मतलब जिस डेट को आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है और जिस डेट को आपने सेल करी है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम से कम 24 महीने का होना चाहिए, तब उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। लेकिन अगर आपने वो प्रॉपर्टी 24 महीने से पहले बेच दी है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। थर्ड पॉइंट आता है कि कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे 20% टैक्स लगता है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पे जो आपका इनकम टैक्स का स्लैब चल रहा होता है वही टैक्स लगता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि कैपिटल गेन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो सेल वैल्यू होती है, आपने जितनी प्रॉपर्टी जितने की सेल करी है, उसमें से आपने जितने की खरीदी थी उसको लेस करेंगे। उसके बाद अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे कोई खर्चा किया है, उसका बिल विल होंगे आपके पास कि आपने कुछ खर्चा किया है उसको बनाने में, उसमें कंस्ट्रक्शन करी है, उसमें इम्प्रूवमेंट करी है, उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि आपकी परचेज कॉस्ट मान लीजिए 10 लाख रुपए थी और आपने 2 लाख रुपए उस पर खर्च करे तो वो आपकी 12 लाख रुपए हो गई। और उसके बाद अगर आपने उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कुछ खर्चा किया है, सपोज आपने ब्रोकरेज दी है, सपोज आपने एडवर्टाइजिंग दी है, मार्केटिंग करी है, कुछ भी आपने खर्चा करा है, तो वो भी उसके अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए वो भी सब मिला के 50,000 का है, तो आपकी जो वैल्यू बन गई वो 12,50,000 की हो गई। और अगर आपने 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेची है और 12.5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट थी, तो आपको 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये तो हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में सेल ऑफ प्रॉपर्टी में हम जो वैल्यू लेस करते हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होती है वो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते हैं। अभी आप सोच सकते हैं कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है। देखिए, सरकार ये बोलती है कि जब आपने प्रॉपर्टी, क्योंकि हम ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने प्रॉपर्टी वो 10 साल पहले खरीदी हो, 20 साल पहले खरीदी हो, कभी भी खरीदी हो सकती है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम ये मान के चलेंगे कि जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उस टाइम और आज के टाइम में काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है। जैसे कि सरकार, आपने देखा होगा कि अपने सरकारी कर्मचारियों को जब सैलरी देती है तो उसमें डियरनेस अलाउंस देती है, मतलब डीए देती है, महंगाई भत्ता देती है। उसी तरह सरकार हमारे को कहती है कि मान लीजिए कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 साल पहले खरीदी थी, उस टाइम जो 100 रुपए की वैल्यू थी, आज वो 100 रुपए की वैल्यू नहीं है। आज महँगाई हो चुकी है, 100 रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है। तो गवर्नमेंट ने एक इंडेक्स बनाया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। उसके हिसाब से आपकी उस टाइम की परचेज़ वैल्यू को आज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। फिर उसकी जो वैल्यू है वो इसमें से लेस की जाएगी। अब इसको भी समझ लेते हैं हम आगे, इसको भी समझने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़िली आप समझ सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि इंडेक्सिंग क्या है। मान लीजिए कि 2001-2002, इसको हमने, गवर्नमेंट ने इसको बेस ईयर मान लिया है कि 100 रुपए आपकी वैल्यू थी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए 2001 में 1 लाख रुपए की खरीदी है,
तो आज के हिसाब से 2023-24 में उसकी कीमत 3,48,000 रुपए मानी जाएगी। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए में बेची और आपकी कॉस्ट जो आपने जो खरीदी थी वो 2001 में खरीदी थी 1 लाख रुपए की। तो गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आप 5 लाख में से 1 लाख रुपए मत लेस करो। अगर आप 5 लाख में से 1 लाख रुपए लेस करोगे तो आपका प्रॉफिट तो 4 लाख रुपए हो जाएगा, तो 4 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट कहती है कि जो 100 रुपए की आपने खरीदी थी चीज, वो आज 348 रुपए की है। मतलब जो आपने लाख रुपए की चीज खरीदी थी वो आज 3,48,000 रुपए की हो चुकी है। तो इसलिए आप 5 लाख में से 3,48,000 रुपए लेस करो। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो हमारे को एक डियरनेस अलाउंस टाइप आप बात कर सकते हैं, इंडेक्सिंग का बेनिफिट देती है। तो आपकी जो भी कॉस्ट बनेगी आज की डेट में उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि उस कॉस्ट को जो कि आपने पहले खरीदी थी। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि आपको इंडेक्स वैल्यू निकालनी कैसे है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो आज प्रॉपर्टी बेची है उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी थी और आज की डेट में आपका कितना कैपिटल गेन बनेगा। तो इसको निकालने का एक तरीका है, जो भी आपकी परचेज प्राइस है, जिस भाव पे आपने खरीदा था, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंडेक्स वैल्यू ऑफ करंट ईयर जब आप बेच रहे हैं, डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ दैट ईयर जब आपने खरीदी थी। तो हम इसको समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी है वो 2010 अक्टूबर में खरीदी 20 लाख रुपए की, ठीक है। उसके बाद आपने उसको अक्टूबर 2022 में बेच दिया 80 लाख रुपए में। मतलब आपने 12 साल बाद वो प्रॉपर्टी जो है 80 लाख रुपए की बेची। तो आपके हिसाब से तो मोटा मोटा तो ये 60 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, लेकिन 60 लाख रुपए का नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ मैं बताता हूं आपको। इसमें 20 लाख रुपए की जो आपने प्रॉपर्टी बेची थी, इसकी इंडेक्स वैल्यू आज की डेट में 2022 में 331 है, और जब वो खरीदी गई थी तो उसकी वैल्यू जो थी, इंडेक्स वैल्यू 167 थी। तो हम 20 लाख को 331 डिवाइडेड बाय 167 करेंगे तो ये आएगी इसकी 39,64,072 रुपए। मतलब सरकार ये बोल रही है आपको कि जो प्रॉपर्टी आपने 20 लाख रुपए की खरीदी थी, क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है, तो हम ये मानेंगे कि आज की डेट में आपकी वो जो 20 लाख की वैल्यू थी वो 39,64,072 रुपए है। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 80 लाख में से 20 लाख नहीं घटाना, आपने 80 लाख में से 39,64,072 रुपए घटाना है। तो आपका जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, वो आया वैल्यू ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी 80 लाख लेस इंडेक्स परचेज वैल्यू 39,64,072 रुपए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका इनमें से लेस करके निकालेंगे तो 40,35,928 रुपए आपका कैपिटल गेन बना। इसमें अभी आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस को भी और घटा सकते हैं, तो आपका एग्जैक्ट कैपिटल गेन निकल आएगा कि आपका कितना कैपिटल गेन बना। तो आप इस तरह से इंडेक्स के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू आज की डेट में निकालेंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि आपका कैपिटल गेन कितना है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है, कि मान लीजिए कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी ही 2001 से पहले हो। अभी तो हमने बात की बेस ईयर 2001-2002 की, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी ही पहले की हुई है, मान लीजिए आपने 1980 में खरीदी है प्रॉपर्टी, तब क्या होगा, तब हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसका भी एक तरीका गवर्नमेंट ने निकाला है। गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज या 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज तो आपकी क्या है ये आपको पता ही है। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं। आप उनको अप्रोच करेंगे, वो आपको 2001 की उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो निकाल कर दे देंगे। अब इसके बाद होगा ये कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे उस फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अब मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी 1980 में खरीदी थी 5 लाख रुपए की, लेकिन 2001 में जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली गई तो वो प्रॉपर्टी की उस टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू हुई 18 लाख रुपए। तो अब हम उसको 18 लाख रुपए कंसिडर करेंगे कि 2001 में 18 लाख रुपए थी, तो उसका इंडेक्स 100 था। अब हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। मान लीजिए वही प्रॉपर्टी जो हमने पिछले एग्जाम्पल में समझी थी कि 80 लाख रुपए में आपने बेची थी। अब मान लीजिए अब यही वाली प्रॉपर्टी आपने 80 लाख रुपए में बेची है, तो अगर आपने 18 लाख रुपए में खरीदी थी ये प्रॉपर्टी, मतलब 18 लाख रुपए में इसकी मानेगी वैल्यू, क्योंकि 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 18 लाख रुपए है, क्योंकि हमने एक वैल्यूअर से निकलवाई थी। 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 331। 331 क्या है, इस साल का, जिस साल आप जैसे बेच रहे हैं 2022 का इंडेक्स है 331। मतलब गवर्नमेंट ने जो बोला कि 100 रुपए की वैल्यू 331 होगी, तो 331 डिवाइडेड बाय 100। 100 तब की वैल्यू है 2001 की, क्योंकि उस दिन से हम आपका बेस ईयर मान के चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको ये करा हमने कैलकुलेट, तो ये आ गया 59,58,000 रुपए। मतलब आपने 80 लाख रुपए की अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद बेची है, तो उसमें से 59,58,000 रुपए आप लेस करेंगे तो आपका 20,42,000 रुपए कैपिटल गेन आ जाएगा। मतलब जो प्रॉपर्टी आपने 1980 में 5 लाख रुपए की खरीदी थी, उसको आज की डेट में
सरकार आपको 59,58,000 का कंसीडर करके ही आपके ऊपर कैपिटल गेन लगाएगी। इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि इसमें जब इम्प्रूवमेंट का खर्चा है, मान लीजिए आपने घर में कोई रेनोवेशन कराई है, उसका खर्चा जैसा कि हमने आपको बताया कि उसमें भी ऐड किया जा सकता है, उसका भी खर्चा ऐड किया जा सकता है। वो सिर्फ खर्चा 2001 के बाद का ही खर्चा कैलकुलेट किया जाएगा, 2001 से पहले का कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आपने जब 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू निकाली, तो उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। मान लीजिए आपने 1980 में जो मकान खरीदा था, वो सिंगल स्टोरी था। आपने उसके बाद इम्प्रूवमेंट की और उसमें 2 फ्लोर और बना लिए। लेकिन जब 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाली गई, तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो गईं। जब 2001 में निकाली गई, तो वो 3 फ्लोर की बिल्डिंग का ही रेट निकाला गया। तो उसके बाद अगर आपने कोई और इम्प्रूवमेंट की है, जिसके आपके पास बिल वगैरह होंगे, तो उसको हम इसमें प्राइस में ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपने उसको प्रॉपर्टी को बेचने में जो खर्चा किया है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। 2001 से पहले का अगर कोई खर्चा है, तो उसको हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा और कोई भी खर्चा हुआ 2001 के बाद का, तो उसको हम और ऐड कर लेंगे, तो और उस 20,42,000 में से उसे लेस कर देंगे, तो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट निकल आएगा। तो अब बात करेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स को बचाया कैसे जाए। तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इसमें तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती। ये तो अमाउंट पूरा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और जो आपकी रेगुलर एग्जम्पशंस होती हैं इनकम टैक्स की, वो आपको मिलेंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, इसमें आपको कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं। इसमें सबसे पहला चीज तो है कि जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है, जो भी अमाउंट, जैसे कि अभी हमने देखा 40 लाख के आसपास आपको प्रॉफिट हुआ मान लीजिए, तो आप उसको 2 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीद कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको उतना ही अमाउंट डालना है जो कि आपका प्रॉफिट हुआ था। जैसा कि हमने अपने एग्जांपल में देखा था कि हमारे को 80 लाख रुपए की हमने प्रॉपर्टी बेची थी, हमारे को 40 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, तो हमें वो 40 लाख रुपया जो है, वो 2 साल के अंदर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाना है। या वो प्रॉपर्टी अगर आपने मान लीजिए 1 साल पहले भी खरीद ली है, तो भी आप उसको उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि आपने एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि अपने, मान लीजिए आपने कोई घर बनाना है, उसको नेक्स्ट 3 साल तक आप घर बना सकते हो। भई आज आपने 40 लाख रुपए का प्रॉफिट जो कमाया है, आप आज घर नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हो मैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद शुरू करूँगा या 4 महीने बाद शुरू करूँ, तो आपको 3 साल का टाइम दे रही है गवर्नमेंट कि आप 3 साल तक उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने घर बनाने के लिए, कुछ दूसरा घर बनाने के लिए आप वो पैसा लगा सकते हैं 3 साल तक। लेकिन एक चीज़ ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप इस प्रॉफ़िट को इन्वेस्ट करेंगे जिस भी प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी को फिर आप अगले 3 साल तक नहीं बेच सकते। अगर आपने उसको 3 साल से पहले बेच दिया, तो फिर वो सब का सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ये बात, कि आपने जो भी प्रॉपर्टी अब खरीद रहे हैं, उस प्रॉफ़िट से, उस कैपिटल गेन से, उसको आप अगले 3 साल तक सेल नहीं कर सकते। तो ये भी इसमें एक पॉइंट है। एक पॉइंट इसमें और है कि आप इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल खरीदेंगे प्रॉपर्टी, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कोई एग्रीकल्चर नहीं खरीद सकते, कोई प्लॉट नहीं खरीद सकते। आपने सोचा कि मैं किसी कॉलोनी में प्लॉट लेके रख लेता हूँ, तो वो अलाउ नहीं है। आपको कोई फ्लैट, कोई घर, कोई बिल्डर फ्लोर, ऐसा ही कुछ रेजिडेंशियल यूनिट खरीदनी पड़ेगी, या आपको घर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, कोई भी प्लॉट नहीं खरीद सकते। अगर आपने खरीदा तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरी बात इसमें ये आती है कि मान लीजिए कि आज आपने प्रॉपर्टी सेल करी, लेकिन अभी आपको कोई प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही है। आपको, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने में भी टाइम लगता है, या आपने अपना घर बनाना है, उसको बनाने में तो 3 साल लगेंगे। अब आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। अब आप क्या दिखाएँगे वो प्रॉफिट का, कैसे क्या करेंगे उसको? आप टैक्स तो देना नहीं चाहते, आपको पता है कि मेरे को तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद प्रॉपर्टी मिल सकती है कोई। तो तब तक के लिए वो पैसा, ताकि आपके ऊपर टैक्स ना लगे, आप बैंकों में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है, उसके अंदर आप जाके वो पैसा जमा करा सकते हैं। अगर आपने वो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख लिया, तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको टैक्स पे कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए उस पैसे को आप कैपिटल गेन स्कीम में के जो अकाउंट होते हैं बैंकों में, पीएसयू जितने भी सरकारी बैंक हैं उनमें तो होते ही हैं, कुछ प्राइवेट में भी होते हैं, आप वो जाकर पैसा उसमें जमा करा सकते हैं। और जब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या मकान बनाने के लिए जब आपको ज़रूरत हो, वैसे-वैसे आप वो पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कहते हैं कि ना तो मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, ना मेरे को घर बनाना है, तो क्या तरीका है? तो फिर आप, गवर्नमेंट ने जो 2 तरह के बॉन्ड्स बोले हुए हैं, आप उन बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन वो उसकी लिमिट सिर्फ 50 लाख रुपए है।
जो NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो और एक REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ये कुछ बॉन्ड्स इशू करती है। आप इन बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन वो आप सिर्फ 50 लाख रुपए तक लगा पाएँगे, बाकी का पैसा आप नहीं लगा पाएँगे। तो कैपिटल गेन को बचाने का तरीका सिर्फ बेस्ट यही है कि आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लें, दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लें। यही एक तरीका है कैपिटल गेन को बचाने। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी पे लगने वाले कैपिटल गेन टैक्स की। देखिए वैसे तो कैपिटल गेन टैक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत डिटेल में समझाते हैं। लेकिन मैंने ये कोशिश की इस छोटे से वीडियो में कि एक आम आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है उसको पूरी समझ होनी चाहिए कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, ताकि वो अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैपिटल गेन टैक्स के आपके काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे रियल एस्टेट से रिलेटेड, वो भी जाकर देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह के और वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।